हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। ये सार संग्रह के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न ऐसे होते हैं जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं होती हैं। अलग अलग टॉपिक के प्रश्न होते हैं। तो पहली वीडियो में हमने यहाँ पर कवर किया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, साथ ही साथ में इसका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम क्लियर करेंगे यहाँ पर खेलकूद संग्रह, साथ ही साथ में विज्ञान के कुछ प्रश्न और कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या बताया है। देखिए, बहुत से विद्वानों ने यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग कालों का वर्णन किया है कि इस हड़प्पा सभ्यता यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो उसी में से आपसे प्रश्न पूछा है कि जो मार्शल महोदय है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या बताया है। इसका आंसर है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक यहाँ पर मार्शल महोदय ने सही कालक्रम बताया है हड़प्पा सभ्यता का। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। इसका आंसर है चतुर्थ मंडल में, यानी कि चौथा मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें जो है कृषि संबंधी कार्यक्रमों का, क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कृषि किस प्रकार से की जाती थी, कैसे वहां पर हल होते थे, किस प्रकार के खेत होते थे। ये सारी बातें आपको ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अशोक के जिस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश है वह कौन सा है। इसका आंसर है 5वां अभिलेख, यानी कि 5वां अभिलेख है उसमें यहाँ पर धम्म महामात्रों के बारे में बताया गया है। देखिए, धम्म महामात्र वह होते थे जो धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। ठीक है, तो उनके कार्यक्रमों के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में 5वें अभिलेख में बताया गया है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के 5वें जो शिलालेख है उसमें किन के बारे में वर्णन किया गया है। तो धम्म महामात्रों के बारे में वर्णन किया गया है 5वें अभिलेख में। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, संगम कालीन कृति है तोलकपियाम, इसके रचयिता कौन है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई एग्जामों में देखने को मिला है कि जो तोलकपियाम है उसके रचयिता कौन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है तोलकपियर ने यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की है, तोलकपियाम की। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कराता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वह क्या कहलाता था। तो इसका आंसर है देव विवाह, यानी कि जो भी यहाँ पर पुरोहित आता था विवाह कराने के लिए, तो उसने अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक करा दिया, कोई भी अनुष्ठान कराने के लिए मान लीजिए कोई पुरोहित आया, उसने विधि पूर्वक बहुत अच्छे से अनुष्ठान करा दिया गया, तो उसी के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो ऐसे विवाह को देव विवाह कहते थे। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर है द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है कांची का कैलाश मंदिर। प्रश्न नंबर 7 है, अतार्किन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर अतार्किन के दरवाजे का निर्माण कराया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, यह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए, अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का जिसका मूल्य 9 रुपये था क्या कहलाता था। इसका आंसर है मुहर, यानी कि जो उस समय की मुहर होती थी उस एक मुहर का मूल्य यहाँ पर 9 रुपये के बराबर होता था। प्रश्न नंबर 10 है, अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी को किसकी उपाधि दी थी। जिसका आंसर है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा जो जैन आचार्य हरविजय सूरी थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आपके प्रतियोगिता दर्पण में इतिहास खंड से आए हुए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने आ रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पर सार संग्रह में कवर किया जाता है। तो कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन सार संग्रह जो प्रतियोगिता दर्पण का है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की इकाई होगी, यह कथन किसने कहा था। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने ही भारत को एक सूत्र में पिरोया है, इन्हीं के द्वारा भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कथन कहा था। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है यह कथन। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए,
2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय का प्रभार किसके पास में था? इसका आंसर अरुणा आसफ अली, यानी कि अरुणा आसफ अली जी के पास में था। 2 सितंबर 1946 को जो नवीन मंत्रिमंडल गठित किया गया था, तो रेल मंत्री उस समय पर कौन थी? तो अरुणा आसफ अली वहां पर रेल मंत्री। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ, व्यापम की परीक्षाओं का ये फेवरेट प्रश्न है। तो इसका आंसर है आचार्य JB कृपलानी यहाँ पर जो है अध्यक्ष थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय पर आचार्य JB कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14, सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका आंसर है कि द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करना था। यहाँ पर उद्देश्य जो अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी का गठन हुआ था। तो सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है रिफॉर्म इंक्वायरी संबंधित है, तो द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित है रिफॉर्म इंक्वायरी। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? पहले कांग्रेस का नाम सिर्फ कांग्रेस था, लेकिन 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में इस कांग्रेस शब्द के आगे भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया, तो पूरा सब नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी INC। तब उसका नाम हो गया, पहले केवल इसका नाम कांग्रेस ही था। तो 1891 के कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर कांग्रेस जो शब्द है उसके आगे राष्ट्रीय शब्द को जोड़ दिया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1923 में हुआ था नागपुर झंडा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। प्रश्न नंबर 18, तो देखिए महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद। यहां पर आपसे सत्याग्रह नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो किसके विरोध में? तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा थी उसके विरोध में, कम्युनल जो अवार्ड था उसके विरोध में यहां पर महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली ने पहली बार प्रयोग किया था पाकिस्तान शब्द का। वे चाहते थे कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बने जिसका नाम पाकिस्तान हो। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहे थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अबुल कलाम आज़ाद 1941 से लेकर के 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अर्थात लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद 1941 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर रहे थे। तो देखिए सार संग्रह में आगे है आपसे जो अगला आपका पार्ट आने वाला है, उसमें 3 टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, खेल संग्रह, कंप्यूटर संग्रह और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम आपको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसको पढ़ना, अगर आपके पास समय नहीं मिल पाता है, यहाँ पर बहुत से लोगों को समय नहीं मिल पाता है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का, तो सार संग्रह का एक टॉपिक जो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और प्रतियोगिता दर्पण की विविध भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण की विविध भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसका जो लूसेंट की विविध है उसको तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने याद कर लिया है, इसलिए अब प्रतियोगिता दर्पण की जो विविध है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सार संग्रह आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर भी पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद में यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल में चल रही हैं। आपको नीचे लिंक भी दी गई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सारी लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको नीचे ही दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पोल वहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है, तो बहुत सारे स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। 15 नवंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली MP वालों के लिए मध्य प्रदेश GK स्पेशली हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि MP पुलिस का एग्जाम आने वाला है, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश जेल पैरी का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।